So, hello dear students, this is Nand Kishore Joshi and your SS teacher. Today we will see India and the contemporary world, second part of this book of social science. So it's for your history for class 10 NCERT. So you can see here we have a list of omitted chapter for this session. So we have to just learn and revise only chapter 1, which is related to the rise of nationalism in Europe, and the third one is nationalism in India. तो भारत में किस तरह से आपके राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना पनप रही थी, और दूसरा यूरोप में किस तरह से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। तो ये दो चैप्टर आपको पढ़ना है। तो चलते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आपका इस आधार पर नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस दिस पैराग्राफ इज़ नॉट रिलेटेड और रिलेवेंस। सो यहाँ से आपकी कहानी और आपका चैप्टर शुरू होता है। यहाँ पे हमें जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हुआ तो उसका बैकग्राउंड हमें यहाँ से पता चलेगा। तो वी स्टार्ट दिस सेशन, सो हैव ए लुक टिल द एंड। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो कैसे एक राष्ट्र का विचार और फ्रांस की क्रांति किस तरह से लिंक होती है और किस तरह से यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रीय भावना आपके पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में शुरू होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। राष्ट्र भावना का मतलब होता है अपने देश के प्रति चाहत, अपने देश के प्रति भक्ति, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय भावना, नेशनलिज्म। तो ये चीज़ें आपके सबसे पहले यूरोप में आई थी, रेनेसेंस की वजह से ही आई थी। और मेन जो इसका कारण है वो ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति ने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़, ऐसे बहुत सारे आपके थॉट्स बहुत जगह अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फैला दिए थे। तो इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो 1789 में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति की वजह से ही आपका नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन आया है। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज ए फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अब यहाँ पे फ्रांस जो है वो 1789 तक, और इस समय आपका 1789 में क्या था आपकी यहाँ पे, जिस तरह से हम देखते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्क था यहाँ पे, यानी कि राजतंत्र था, राजा का तंत्र, किंगशिप। तो यहाँ पे था केवल राजा ही आदेश देता था, बनाता था, तो उसका वचन ही था शासन, ठीक है। इस तरह का आपका बैकग्राउंड था, इस तरह की वहाँ पे सिनेरियो थी फ्रांस में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। और फ्रांस की क्रांति ही एक ऐसी वजह बन गई, तो धीरे धीरे सॉवरेनिटी वहाँ पे आ गई। सॉवरेनिटी का मतलब होता है रिपब्लिक, यानी कि उसकी सत्ता के ऊपर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब एक कुल मिला के बात ये कहे कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक रूल होगा, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब हम समझ सकते हैं संप्रभुता होता है, लेकिन आप इसको आसान से समझोगे तो आप बोल सकते हो कि सिस्टमेटिक रूल होना चाहिए। तो वो आपके फ्रेंच सिटीजन थे, इनके हाथों में आ गया था, मोनार्की वहाँ से हट गया था। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने ही इसको हटाया था। द रिवोल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation। और इस क्रांति ने ही ये दावा कर दिया और ये बात फैला दी कि लोग या लोगों का शासन ही अब वचन नहीं रहेगा, अब लोगों का शासन ही वचन रहेगा, और वही आपके एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। फ्रेंच जो क्रांति थी उसने बहुत सारे ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने इस क्रांति के द्वारा एक सेंस, कलेक्टिव आइडेंटिटी की एक सेंस डेवलप की। द आइडिया ऑफ ला पार्टी, और यू कैन आल्सो से द फादरलैंड एंड द लीज सिटियन, इसका मतलब होता है सिटीजन, एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयड इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे फ्रांस की क्रांति ने ही बहुत सारे जैसे इक्वल राइट्स, समान अधिकार होने चाहिए, और कम्युनिटी में एक यूनाइटेड होना चाहिए, मतलब एक यूनिफिकेशन होना चाहिए। ये ऐसे आपके थॉट्स इस क्रांति के द्वारा आए। और क्या क्या आया हम देखते हैं। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग
एक नया फ्रांस का तिरंगा आया, द ट्री कलर, 3 रंगों वाला, वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पहले के जो पुराना का जो रॉयल स्टैंडर्ड था उसको चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड इट एज नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे सबसे पहले था स्टेट जनरल, तब अब वो जो था अब वो डायरेक्ट इलेक्शन होता था उसका, और इलेक्शन के द्वारा उसे इलेक्ट किया जाता था। और ये कौन करते थे? वो जो सिटीजन थे वहाँ के, फ्रांस के, तो वो एक्टिव सिटीजन की यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्टिव सिटीजन, तो इसका भी बहुत बड़ा रूप है कि जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वही इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल था अभी। लेकिन पूरी तरह से अभी हम देख सकते हैं कि आज का जो डेमोक्रेसी है वैसा अभी वहाँ पे नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, ठीक है। और जो इलेक्शन बॉडी थी उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है, विधानसभा, राष्ट्रीय विधानसभा। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज आल्सो टुक प्लेस, और उसके बाद में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे लागू की गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबोलिस्ड, और जो पुराने और आंतरिक जो कस्टम्स ड्यूटीज़ और ये कुछ ड्यूज़ थे उनको अबोलिश किया गया। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्क्रेस्ड। 1 सेकेंड। जो स्थानीय आपके क्षेत्रीय जो डायलेक्ट थे, डायलेक्ट यानी बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं होती हैं हमारे यहाँ पे, अलग अलग डायलेक्ट होते हैं, तो भाषा बोली, तो इस तरह से ये जो स्थानीय लोकल जो थी उसको डिस्क्रेस किया गया, क्योंकि हमें अभी नेशनलिज्म लाना है, तो नेशनल चीज़ों को यानी कि लोकल से उसे नेशनल तक पहुंचाना है, तो इसलिए उन्होंने रीजनल डायलेक्ट को तो डिस्कस किया। और फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, जो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी फ्रांस भाषा, तो बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, और इसी आधार पर ये एक कॉमन लैंग्वेज बन गई फ्रेंच। तो किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज आपके कॉमन लैंग्वेज बन गई? तो आपको अगर ये सब पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्या क्या चेंजेज हुए, तो आपको ये जो पॉइंट है वो लिखने हैं। रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन, और फिर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसे एक मिशन के रूप में अंजाम दिया गया। वन द न्यूज़ ऑफ इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन टू सेट अप जैकोबिन क्लब्स। और ये जो न्यूज़ है वो सीधी सी बात है फैलेगी, और फैलते फैलते अलग अलग जो फ्रांस के अलावा यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स हैं वहाँ पे फैली, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट थे और मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड पर्सन थे उन्होंने अपने क्लब बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैकोबिन क्लब बहुत ज़्यादा बेशुमार हो गया था, वहाँ पे फेमस हो गया था। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790। ठीक है, 1790 तक बहुत ज़्यादा जगहों पे ये क्रांति के अवशेष और क्रांति की लहर, क्रांति की हवाएं अलग अलग जगहों पे फैल चुकी थी। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms। अब जैसे जैसे ये क्रांति फैल रही थी तो बहुत सारे क्रांतिकारी नेता थे। जैसे हमारे यहाँ पे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तो वहाँ पे भी कुछ नेता उभर रहे थे। उनमें एक नेता था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो बहुत वहाँ पे इमर्ज हो रहा था, उसका इमरजेंस हो गया, तो उसने क्या किया, उसने कुछ रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स यानी सुधार, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड उसने रिफॉर्म्स की। तो हम जानते हैं कि हमारे एक सोसाइटी में कोई रिफॉर्म्स करता है तो उसका नाम, उसका चेहरा सबके सामने मतलब आ जाता है, ठीक है, और वो फेमस हो जाता है। इसी आधार पर वो नेपोलियन भी है यहाँ पे फेमस हो गया, और उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। और धीरे धीरे जैसे वो फेमस होता गया, बढ़ता गया, तो उसने वापस उसी मोनार्की को हटाते हुए उसी डेमोक्रेसी को, जो थोड़े बहुत डेमोक्रेसी आई थी यहाँ पे डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी लिखा है, तो डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से नहीं आई थी, बराबर कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, तो वो डेमोक्रेसी थोड़ा अंश था उसका, तो उसको वापस उसने हटा दिया, और यहाँ पे वापस जो शुरू हुई थी कहानी उसको वापस लाके खड़ा कर दिया। नेपोलियन ने वापस मोनार्की स्टेब्लिशमेंट कर दिया। सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नाउन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विद द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड
क्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और इस तरह से उसने सिविल कोड ऑफ 1804 का जो सिविल कोड है वो भी जनरेट किया था। इसका नाम नेपोलियनिक कोड ऐसे बोलते हैं, बहुत बड़ा अजीब सा नाम है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। और उसने बहुत सारा यहाँ पे जो चेंजेस करता गया, तो साथ साथ में उसने पीजेंट्स के ये सर्फडम जो है वो एक वहाँ की एक कम्युनिटी थी, उनसे भी उन्होंने उसको नेपोलियन ने आज़ाद करवाया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन्स में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध थे कुछ, तो उनको भी उन्होंने रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर नाउ इम्प्रूव्ड। और उसने इकोनॉमी पर ध्यान देते हुए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अच्छा सा उसने डेवलप किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू realize that uniform laws, standardized weight measures and a common national currency would facilitate the movement। और जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सोचा जब ये मूवमेंट और ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, रिफॉर्म्स की मूवमेंट हो रही थी, तो बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था क्योंकि बहुत सारा अभी रिफॉर्म्स हुआ था, जैसे कि वेट मेजर्स में बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म लॉ लाए गए, कॉमन नेशनल करेंसी लाई गई, तो इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। हाउएवर इन द एरियाज़ अदर देन दीज रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। लेकिन एक जगह वहाँ मुनाफा हो रहा था तो लोग मज़ा कर रहे थे, और दूसरी जगह जो लोग जो है वो परेशान भी थे। इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलन, वर्साई, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। और धीरे धीरे शत्रुता में बदल गया ये पूरा जो आपका वातावरण था। इंक्रीज टैक्सेशन, और जो बढ़े हुए टैक्स थे, सेंसरशिप, बढ़ी हुई सेंसरशिप थी। फॉर्स्ड conscriptions into French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantage of the administrative changes। और धीरे धीरे जो भी प्रशासनिक परिवर्तन किए गए धीरे धीरे सब धूमिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत कुछ ऐसा परिवर्तन शुरू हो गया था नेपोलियन की वजह से। अब हम देखते हैं मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरह से नेशनल। सो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जरिए थे और रास्ते थे जिसकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म आपके बन रहा था और बढ़ रहा था। तो हम चलते हैं बच्चों। तो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जो भी अभी हम जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड इनको जानते हैं, वो पहले बहुत सारे किंगडम्स में बंटे हुए थे। डचेस एंड कैंटन्स whose rulers had their autonomous territories। और इनके जो रूलर्स थे उनके पास स्वायत्त तरह की अपनी सत्ताएँ थी, बराबर। ऑटोमनस का मतलब ऑटोमेटिक जो पावर्स होती है, मतलब कि जो किंग बन गया तो उसके पास ऑटोमेटिकली अपना पावर हो गया, ठीक है। तो ऑटोमनस यानी वो अपना जो रूल है, शासन है, वो खुद कर सकता है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और इसके अलावा जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे तो वहाँ पे आपके ऑटोक्रेटिक मोनार्की चल रही थी, लेकिन वहाँ पे जो पब्लिक रहती थी वो पब्लिक बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, यानी अलग अलग उनकी भाषाएँ थी, कल्चर अलग अलग था। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस and belong to different standardization like ethnic groups। Habsburg Empire that ruled over Australia, Hungary for example, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर का। तो वो क्या है, उसके बारे में हम क्या सीखते हैं, उसके बारे में ये है कि was a patchwork of many different regions and peoples। It included the Alpine regions, द ट्रॉयल, ऑस्ट्रेलिया एंड, बराबर, जर्मन लैंग्वेज वाले थे।
इन हंगरी में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार्स। मैगियार्स एक लैंग्वेज है, तो जर्मनी में कुछ जो आधी पॉपुलेशन थी वो मैगियार लैंग्वेज बोलती थी, वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। लेकिन जो 50% जो बाकी थी वो अलग अलग बोलियाँ हैं अपनी भाषाओं के रूप में बोलती थी। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और गैलिशिया में जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि वहाँ पे कुलीन जनता, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन जनता, जो रिच, जो थोड़ा एजुकेटेड मिडिल क्लास हमारे यहाँ पे होता है ना, वैसे यहाँ पे एक क्लास डिवीज़न है ये लोगों का। बिसाइड दीज, इनके अतिरिक्त 3 डोमिनियन ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल्स, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in California, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. Such difference did not easily promote a sense of political unity. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसा बैकग्राउंड दिया हुआ है कि वहाँ पे जब नेशनलिज्म जब बढ़ रहा था तो वहाँ के क्या सर्कमस्टेंसेस थी, वहाँ की जो जनताएं थी वो कैसी थी, कैसी लैंग्वेजेस वगैरह बोलती थी। तो जर्मन आधी लैंग्वेज बोलती थी, आधी पब्लिक जो है वो जर्मन, और आधी अपने अलग अलग जो है रीजनल डायलेक्ट्स बोला करती थी। अब हम देखते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में।